सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन एंड और इसको हम ड्रॉबैक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन में क्या क्या कमियां थी। अब जो भी हमने केमिकल रिएक्शन ऊपर लिखा था जिंक प्लस 2 HCl गिविंग में 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक क्लोराइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशन है इसमें वो हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी इसमें कि जो भी ये केमिकल इक्वेशन थी इट इज़ नॉट टेलिंग मी अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब जैसे जिंक है HCl है, ये मुझे ये नहीं बता रहा है कि वो जो जिंक HCl है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड में प्रेजेंट है, गैशियस में प्रेजेंट है या फिर एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है, कौन सी एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब जब पानी में घोल के हम सोल्यूशन बनाते हैं, कौन सी गैस है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे केमिकल इक्वेशन नहीं दे रही, तो ये इसकी एक कमी है, फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड है इफ़ इट इज़ नॉट टेलिंग मी कि जो भी सोल्यूशंस प्रेजेंट हैं, अगर कोई सोल्यूशन प्रेजेंट है तो इट इज़ द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और इट इज़ द डाइल्यूट सोल्यूशन। मतलब जो भी सोल्यूशन अगर बनाया गया है पानी में घोल के, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको अगर पानी में घोल के बनाया गया है सोल्यूशन, तो ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब है कि HCl जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में पानी में प्रेजेंट है, या फिर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन पानी में बनाया गया है। तो ये भी मुझे केमिकल इक्वेशन नहीं बता रही। थर्ड मेरे पास आती है द टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एट्सेट्रा अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये केमिकल इक्वेशन मुझे ये भी नहीं बता रही है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पर हो रहा है, या फिर उसमें कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। कैटालिस्ट का मतलब होता है कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, उसको फास्ट कर देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो केमिकल इक्वेशन मुझे ये भी नहीं बता रही है यहाँ पर। फोर्थ आता है द हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है मुझे ये भी नहीं बता रही कि जो केमिकल रिएक्शन था इसमें हीट निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, या फिर ये जो रिएक्शन है इसको कराने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, मतलब हमें गर्म करना पड़ रहा है इसको रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये हीट चेंजेस के बारे में भी मुझे नहीं बता रही। फिफ्थ, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स और गैसेस इन द रिएक्शन। मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है मुझे ये भी नहीं बता रही कि प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं या फिर गैसेस बन रही हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ये दे रही है। प्रेसिपिटेट्स का मतलब है कि कई बार केमिकल रिएक्शन होता है और कुछ सॉलिड चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो PPTs बन जाते हैं। जैसे आप दूध में अगर ये नींबू डाल दोगे, कोई खट्टी चीज़ डाल दोगे, तो उसमें कर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें जो सॉलिड सी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, उस टाइप के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होता है कई बार। तो वैसे प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं या फिर गैसेस बन रही हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन मुझे उसके बारे में भी नहीं बता रहा। सिक्स्थ, द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ना ये मुझे ये बता रहा है कि ये जो रिएक्शन है कितना टाइम ले रहा है कंप्लीट होने के लिए, या फिर इसकी स्पीड क्या है, स्लो है ये रिएक्शन या फिर फास्ट रिएक्शन है। एट्थ, द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है या फिर दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्शन सिर्फ जैसे एक बार रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट्स बन गए और वो रिएक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि जब प्रोडक्ट्स बने वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करेंगे और वापस जो है वो रिएक्टेंट्स बना देंगे, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो वैसा रिएक्शन है या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये केमिकल इक्वेशन मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रही। तो ये लिमिटेशंस थी केमिकल इक्वेशन की। अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम कैसे करना है, कैसे इनको हटाना है, दूर करना है, तो उसकी रिमूव करना है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन और रिमूवल ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। जो भी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स हैं उनको हमने रिमूव करना है। तो उनको रिमूव करने के लिए फर्स्ट स्टेप आता है द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द एब्रीविएशंस SL, G एंड AQ। मतलब जब भी हमने फिजिकल स्टेट बतानी है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की तो हम ये एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं। एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जैसे S लिख सकते हैं। S का मतलब है सॉलिड्स,
अगर हम एल लिख देंगे, एल का मतलब है लिक्विड्स, जी लिख देंगे, जी का मतलब है गैसेज, और ए क्यू लिख देंगे, इसका मतलब है वो एक्वस सोल्यूशन है, पानी में सोल्यूशन बनाया गया है। तो जैसे ये वाली केमिकल इक्वेशन थी जिंक प्लस 2HCl गिविंग में जिंक क्लोराइड प्लस H2, इसमें अगर मैं जिंक के आगे एस लिख दूँ, इसका मतलब है जिंक सॉलिड स्टेट में, मुझे पता लग गया। HCl जो है इसके आगे ब्रैकेट में AQ लिख दिया, तो HCl जो है वो एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में, जिंक क्लोराइड भी एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में, और हाइड्रोजन जो है वो गैस है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट लिमिटेशन रिमूव कर दी। सेकंड आती है द वर्ड डाइल्यूट इज़ यूज्ड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड CONC। द वर्ड DIL डॉट इज़ यूज्ड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड CONC डॉट इज़ यूज्ड फॉर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। मतलब ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं हम। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब HCl बहुत कम है पानी में प्रेजेंट, तो हम DIL डॉट लिख सकते हैं, और अगर ज़्यादा है HCl या सल्फ्यूरिक एसिड कुछ भी, तो हम उसके आगे CONC लिख सकते हैं, उसका मतलब होगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में जैसे डाइल्यूट HCl यूज़ किया है तो हमने लिख दिया DIL डॉट 2HCl। इसका मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, और वो जो एक्वस सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, उसमें HCl कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है द टेम्परेचर प्रेशर कैटालिस्ट। अब जो टेम्परेचर प्रेशर कैटालिस्ट है, अगर किसी रिएक्शन में है, अगर किसी रिएक्शन में नहीं है तो नहीं लिखने हैं, बट अगर किसी रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये नाइट्रोजन जो गैशियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में, जब ये रिएक्ट करती है तो अमोनिया गैशियस फॉर्म में बनता है। ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, तो इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे आयरन या मोलिब्डेनम, ये कैटालिस्ट हैं, ये इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। और ये जो रिएक्शन है ये 723 केल्विन के अराउंड जो टेम्परेचर है उस पर होता है, और 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। अगर टेम्परेचर प्रेशर इनसे कम होगा या कैटालिस्ट यूज़ नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही कम स्पीड पर होता है, स्लो रिएक्शन है। तो नेक्स्ट जो लिमिटेशन हमने रिमूव करनी है वो है द हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। अब अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट निकल रही है, या फिर किसी रिएक्शन में हीट हमें देनी पड़ रही है उस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो वो भी हम केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का मतलब कार्बन जब जलता है, जैसे कोयला जलता है, लकड़ी हम जलाते हैं, कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन क्योंकि ज़रूरी होती है जलने के लिए, तो ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन रिएक्ट कर रहा है जो कि गैशियस फॉर्म में है, तो हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में। अब जब भी हमें पता है कि लकड़ी जलेगी या कोयला जलेगा तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है। वो हीट कहाँ से वो हीट जो निकल रही है इसका मतलब है कि ये इस रिएक्शन के होने की वजह से वो हीट निकल रही है। तो अगर ये जो हीट निकल रही है तो हम बताना है हमने, तो हम लिख सकते हैं इस हीट को इसी रिएक्शन में। तो हमने प्रोडक्ट्स जो थे CO2 गैस, इसके साथ प्लस करके लिख दिया 394 किलो जूल। इसका मतलब है 394 किलो जूल हीट जो है वो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। उसी तरह जैसे N2 जो गैशियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो गैशियस फॉर्म में है, ये रिएक्शन होता है और बनाता है 2NO गैशियस फॉर्म में। बट इस रिएक्शन को होने के लिए हमें इतनी हीट देनी पड़ती है। अगर रिएक्टेंट्स जो है इनको हम इतनी हीट देंगे 180.5 किलो जूल, तब जाके रिएक्शन होगा। अगर इसको इतनी हीट नहीं मिलेगी तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है इस हीट को, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट देनी पड़ रही है, लगानी पड़ रही है हमें। तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी किसी रिएक्शन में तो उसको हम प्रोडक्ट साइड पे माइनस कर देंगे। तो 2NO गैशियस माइनस 180.5 किलो जूल। इसका मतलब है कि इतनी हीट रिएक्टेंट्स को देनी पड़ रही है, तब जाके जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है।